टाइटैनिक आज भी ये नाम भव्यता और त्रासदी की तस्वीरें दिखाता है। यह विशाल जहाज, उस समय का सबसे बड़ा जहाज, इंजीनियरिंग और विलासिता का एक अद्भुत नमूना था। इसे अमीर और महत्वाकांक्षी लोगों के लिए एक तैरता हुआ महल, भव्यता का प्रतीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से 10 अप्रैल 1913 की 12 को शुरू की थी। अपने साथ 2200 से ज्यादा लोगों के सपने और आकांक्षाएं लिए हुए। जहाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक एक अलग स्तर का आराम और विलासिता प्रदान करता था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने आलीशान कमरे, बढ़िया भोजन और कई तरह की सुविधाओं का आनंद लिया। द्वितीय श्रेणी के कमरे आरामदायक और विशाल थे, जबकि तृतीय श्रेणी के यात्रियों ने अधिक बुनियादी लेकिन फिर भी पर्याप्त परिस्थितियों में यात्रा की। जैसे ही टाइटैनिक एक नई दुनिया के प्रवेश द्वार न्यूयॉर्क शहर की ओर बढ़ा, जहाज पर उत्साह और प्रत्याशा का माहौल था। यात्रा के पहले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीते। यात्रियों ने जहाज की कई सुविधाओं और अटलांटिक महासागर की विशालता का आनंद लेते हुए अपनी दिनचर्या में ढाल लिया। मौसम शांत था, आसमान साफ था। आगे आने वाली त्रासदी का कोई अंदाजा नहीं था। वायरलेस रूम में ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरोल्ड ब्राइड अथक परिश्रम करते रहे, दूसरे शिपों से संदेश भेजते और प्राप्त करते रहे और यात्रियों को समाचार और व्यक्तिगत संदेश देते रहे। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनके कौशल की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। जैसे ही 14 अप्रैल को सूरज डूबा, टाइटैनिक अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। 14 अप्रैल को रात 11:40 बजे लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने क्षितिज पर कुछ देखा। हिमखंड ठीक सामने, उसने चिल्लाया। चेतावनी बहुत देर से आई। 22 समुद्री मील की गति से यात्रा कर रहा टाइटैनिक अपने स्टारबोर्ड की तरफ हिमखंड से टकरा गया। प्रभाव हालांकि झकझोर देने वाला था, पहले तो भयावह नहीं लग रहा था। कई यात्री टक्कर से अनजान थे, इसे एक मामूली टक्कर समझकर खारिज कर दिया। लेकिन जहाज के भीतर नुकसान गंभीर था। टाइटैनिक के आगे के डिब्बों में पानी भर रहा था और जहाज धीरे धीरे बंदरगाह की ओर झुकने लगा। खतरे से सतर्क कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने जहाज को रोकने और नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया। जैसे जैसे स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हुई, दहशत फैलने लगी। लाइफ बोट को खोलने का आदेश दिया गया और यात्रियों को अपने लाइफ जैकेट पहनने का निर्देश दिया गया। हालांकि निकासी में भ्रम और तात्कालिकता की कमी थी। कई यात्री यह मानने से इनकार करते हुए कि अकल्पनीय टाइटैनिक वास्तव में डूब सकता है, जहाज की स्पष्ट सुरक्षा को छोड़ने से इनकार कर दिया। दूसरे अराजकता में प्रियजनों से अलग हो गए। उन्होंने लाइफ बोट पर चढ़ने के बजाय एक साथ रहना पसंद किया। इस परिमाण के आपातकाल के लिए तैयार नहीं, चालक दल ने व्यवस्था बनाए रखने और लाइफ बोट को क्षमता तक लौट करने के लिए संघर्ष किया। भाग 5 लाइफ बोट। आशा की एक किरण। टाइटैनिक 20 लाइफ बोट से लैस था, जो जहाज पर सवार आधे से ज्यादा यात्रियों और चालक दल को समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। यह बहुत ही अपर्याप्त था, लेकिन यह उस समय के समुद्री नियमों के अनुरूप था, जो लाइफ बोट क्षमता को जहाज के सकल टन भार पर आधारित करता था, न कि उसकी यात्री क्षमता पर। पहली लाइफ बोट आंशिक रूप से भरी हुई थी, मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के साथ। जैसे जैसे स्थिति और विकट होती गई, निकासी की गति तेज होती गई, लेकिन लाइफ बोट अभी भी अपनी पूरी क्षमता से नहीं भरी जा रही थी। कुछ यात्रियों ने स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए बेताब प्रयास किए, जबकि अन्य डेक पर खड़े होकर डर के मारे देख रहे थे, क्योंकि उनके बचने की एकमात्र उम्मीद दूर जा रही थी। भाग 6 SOS, एक हताश याचना। जैसे ही टाइटैनिक पानी में नीचे डूबने लगा, वायरलेस ऑपरेटरों ने संकट के संकेत भेजे।
रात में नया अपनाया गया एसओएस सिग्नल कर्कश हो गया। संदेश कई शिपों द्वारा उठाए गए, जिनमें कारपेथिया भी शामिल है, जिसने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया और पूरी गति से टाइटैनिक की सूचना दी गई स्थिति की ओर बढ़ गया। संकट कॉल कैलिफोर्नियाई द्वारा भी प्राप्त किए गए, जो एक जहाज 20 मील से भी कम दूरी पर था। हालांकि उन कारणों से जो स्पष्ट नहीं है, कैलिफोर्नियाई ने मदद के लिए टाइटैनिक की दलीलों का जवाब नहीं दिया। कैलिफोर्नियाई के कप्तान ने दावा किया कि उसने टाइटैनिक के संकट रॉकेट नहीं देखे या उसकी संकट कॉल नहीं सुनी, लेकिन उसकी निष्क्रियता तब से अब तक बहुत बहस और विवाद का विषय रही है। भाग 7 द कैलिफोर्नियंस साइलेंस। कैलिफोर्नियाई टाइटैनिक के संकट रॉकेट को देखने के लिए काफी करीब था। कुछ लोगों का तर्क है कि उसके चालक दल ने उन्हें जश्न की आतिशबाजी समझ लिया। दूसरों का मानना है कि कैलिफोर्नियाई के कप्तान ने मदद की गुहार को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें एक अवैध सील शिकार अभियान में पकड़े जाने का डर था। कारण जो भी हो, कैलिफोर्नियाई की निष्क्रियता टाइटैनिक त्रासदी का एक विवादास्पद पहलू बनी हुई है। अगर जहाज ने संकट कॉल का जवाब दिया होता, तो वह उस रात खोए हुए कई लोगों की जान बचाने के लिए समय पर टाइटैनिक तक पहुंच सकता था। अगर सभी नहीं, कैलिफोर्नियाई की चुप्पी संकट के समय संचार और जिम्मेदारी के महत्व की एक भूतिया याद दिलाती है। भाग 8 डिजाइन में खामियां। जहाज निर्माण के शिखर के रूप में एक बार जय जयकार करने वाला टाइटैनिक अपनी खामियों के बिना नहीं था। जहाज के जलरोधी डिब्बे, जिन्हें बाढ़ को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, इतने ऊंचे नहीं थे कि पानी को आसन्न डिब्बों में फैलने से रोका जा सके। जहाज का पतवार उसके आकार के एक बर्तन के लिए बहुत छोटा, पैंतरेबाजी को कठिन बना देता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टाइटैनिक के पतवार में इस्तेमाल किए गए स्टील की गुणवत्ता घटिया थी, जिससे यह हिमखंड से टकराने पर अधिक भंगुर और फ्रैक्चर के लिए अति संवेदनशील हो गया था। जबकि टाइटैनिक को उस समय के उच्चतम मानकों के लिए बनाया गया था, इन डिजाइन और निर्माण दोषों ने मानवीय त्रुटियों की एक श्रृंखला के साथ मिलकर आपदा की भयावहता में योगदान दिया। भाग 9 द वेक एंड द आफ्टरमथ। 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक टूट गया और लहरों के नीचे डूब गया। अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों को ले गया। कारपेथिया सुबह 4 बजे के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचा और लाइफ बोट से बचे लोगों को उठाना शुरू किया। टाइटैनिक के डूबने की खबर से दुनिया स्तब्ध थी और इस आपदा ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। त्रासदी के बाद अटलांटिक के दोनों ओर पूछताछ की गई, जिससे समुद्री नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में शिपों के लिए सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट ले जाने की आवश्यकताएं, 24 घंटे वायरलेस घड़ी की स्थापना और उत्तरी अटलांटिक में हिमखंडों की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय बर्फ गश्ती दल का निर्माण शामिल था। भाग 10 एक स्थायी रहस्य। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे कुख्यात समुद्री आपदाओं में से एक है। एक सदी से भी अधिक समय के बाद त्रासदी हमें मोहित और चकित करती रहती है। अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों को प्रेरित करती है। क्या टाइटैनिक का डूबना महज एक दुखद दुर्घटना थी, दुर्भाग्य और मानवीय भूल का मामला, या क्या खेलने के अन्य कारक थे, जैसे डिजाइन की खामियां, अपर्याप्त सुरक्षा नियम, या इससे भी अधिक भयावह ताकतें? उत्तर टाइटैनिक के मलबे की तरह लहरों के नीचे दबे हुए हैं, जो हमें इस समुद्री त्रासदी के स्थायी रहस्य पर विचार करने के लिए छोड़ देते हैं।